हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आपका स्वागत है। और हम चित्रकला में आज पढ़ेंगे अध्याय 8 भारत की जीवंत कला परंपराएं। इससे पहले बच्चों हमने पांडुलिपि वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है उसमें ये दोनों चैप्टर न्यू ऐड हुए हैं, 1 का चैप्टर और 8 का चैप्टर। तो 1 का पांडुलिपि चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। आप मेरे चैनल के नाम से सर्च करके देख सकते हो, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो। और अभी हम ये वाला चैप्टर करेंगे। 8 का चैप्टर है भारत की जीवंत कला परंपराएं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारी चित्रकला की जो पुस्तक है उसका अध्याय है। तो सबसे पहले मैं इससे आपका परिचय करवाऊंगी, क्योंकि इसमें सीधा दे रखा है, बातें वही हैं। यहाँ से मैंने हेडिंग डाल डाल के नोट्स बनाए हैं, तो आपको नोट्स से अच्छे से याद हो जाएगा। आप अपना रजिस्टर लेकर के बैठें और ये सारे जो भी मैं नोट्स करवाऊँ वो आप नोट कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसको समझाया भी है और उसी हिसाब से आपको ये चैप्टर है वो याद हो जाएगा आसानी में। तो इजी वे में याद हो जाए इसलिए मैंने नोट्स डाले हैं इसके, वो नोट्स से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारी बुक में ये चैप्टर है। तो देखिए, नेक्स्ट ये है मिथिला पेंटिंग। चित्र परंपराओं में कुछ परंपराएं हैं जिनका हम वर्णन करेंगे। उसके नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट ये है वर्ली पेंटिंग। और वर्ली पेंटिंग के बाद में देखिए गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग के बाद में देखिए पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग के बाद में देखिए पाटा पेंटिंग। पाट पेंटिंग भी बोलते हैं इसको, लेकिन पाटा पेंटिंग है वो ज़्यादा प्रचलन में है। जब भी सुना है पाटा पेंटिंग, सुना आपने भी सुना होगा। और ये है क्या, इसका हम इस चैप्टर में अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद देख राजस्थान के फड़ चित्र आ जाएंगे। और राजस्थान के फड़ चित्रण के बाद में देख ये ढोकरा कास्टिंग यानी मूर्ति कला की एक स्कल्पचरल टेक्निक है, मूर्ति बनाने की एक तकनीक है ढोकरा कास्टिंग। तो उसका वर्णन भी हम करेंगे इसी चैप्टर में। और इसके बाद में एक ये टेराकोटा जो कि देश भर में प्रचलित है, ये टेराकोटा जो परंपरा है, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया बच्चों कि ये अध्याय है हमारा हमारा पुस्तक में जो अध्याय है वो किस तरह से दिया गया है वो मैंने दिखाया है। और इसी को, क्योंकि जब ये जो बुक है ना, न्यू सिलेबस आया है चेंज होके, ये जब पढ़ते हैं ना थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज है वो हार्ड लगती है। तो इसलिए मैंने और इसका जो संक्षिप्तीकरण भी किया है थोड़ा, और इसके जो हेडिंग डाल डाल के नोट्स बनाए हैं ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए। तो अभी हम नेक्स्ट हमारे जो नोट्स हैं उसी के आधार पर इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए भारत की जीवंत कला परंपराएं, हमारे नोट्स आ गए हैं। और इन नोट्स को आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। वीडियो को आप रोक रोक के बीच में, और ये सारे नोट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं। और जब ये व्याख्या हो जाएगी पूरी ना, अभी मैंने एक व्याख्या का एक और बनाना है, कल आपको एक और वीडियो मिल जाएगा। और व्याख्या पूरी होने के बाद इसमें से छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे 100%। इसमें से इस चैप्टर में से छोटा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन छोटे आएंगे और एक क्वेश्चन इसमें से बड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें भारत की जीवन कला परंपराओं का प्रारंभिक परिचय पढ़ते हैं हम। तो कला के स्वरूपों की एक ऐसी अनादिकालीन परंपरा, मतलब प्रागैतिहासिक काल से भी पहले से चली आ रही परंपरा, जिससे शहरी जीवन से दूर जंगलों में, रेगिस्तानों में, पर्वतों में, गांव के क्षेत्रों में और गांव में रहने वाले लोगों के बीच पनपी थी ये। और ऐसे किसी विभिन्न कारणों से ये गांव ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में विकसित हुई थी। और फिर इसको पहचान मिल गई थी, एक लोक कला के रूप में इसको पहचान मिल गई थी। और फिर इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हो गए थे। और आज वही लोक कला है जो एक नए स्वरूप में हमारे बीच भी विद्यमान है, एक आधुनिक कला के स्वरूप में। तो फिर उसके बाद में देखिए कला परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास। तो हमारा देश है हमेशा से ही स्थानीय ज्ञान का, हमारा देश है वो भंडार रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होता रहा है। और इसी प्रकार से जो कला है
कलाकारों की जो कला है वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिली है, और हर पीढ़ी के कलाकार ने उपलब्ध पदार्थों की और तकनीक की, मतलब चित्र बनाने का जो आधार है, चित्र बनाने की जो टेक्निक है, चित्र बनाने के जो अन्य माध्यम है, जिस प्रकार के कलाकारों को उपलब्ध हुए उस उनकी उपलब्धता के आधार पर श्रेष्ठ कलाकृतियां बनाने का प्रयास हर पीढ़ी के कलाकार ने किया है। बहुत से कला विद्वानों ने इन कला स्वरूपों को अलग अलग नाम देने दिया है। तो अलग अलग कौन से नाम दिए हैं यहाँ पर देखिए, साधारण सी बात है लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन जो लोक कलाएं हैं, प्राचीन जो परंपरागत कलाएं हैं, उनको कला विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं। तो लघुतर कला, लघुतर कला के बारे में वैसे हमने विस्तृत पढ़ लिया है पांडुलिपि वाले चैप्टर में कि कला का जो छोटा स्वरूप होता है उसको लघुतर कला कहते हैं। उपयोगी कला वो होती है जिसको उपयोग में लिया जाए, जिससे धन कमाया जाए, रोजमर्रा का जीवन है वो व्यतीत किया जाए। लोक कला साधारण जनता में जो व्याप्त है, लोक कला जनजातियों के द्वारा जो विकसित है वो जनजातीय कला, सामान्य जन की कला, संस्कारी कला, हस्तकला। तो इस प्रकार से इस प्राचीन कला को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे इसको, ठीक है। प्राचीन कला परंपरा के जो नाम दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा वो आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए हम चलते हैं, कला के ये जो स्वरूप है वो अनादिकाल से ही अस्तित्व में है, ठीक है। प्रागैतिहासिक गुफा के जो चित्र हैं वहाँ पर भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कलाकृतियाँ मिली हैं, पकी हुई मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांसे के, हाथी दांत के। तो वो भी ये बताते हैं कि उस समय भी इन कला परंपराओं का विकास हो चुका था। प्राग प्लस ऐतिहासिक मतलब इतिहास से भी पुरानी घटनाएं हैं ये, उस समय इतिहास भी नहीं लिखा गया था और उस समय की ये घटनाएं हैं, मतलब उस समय चित्र बनते थे। यानी जो आदि मानव था उसके पास भले ही भाषा का विकास नहीं था लेकिन फिर भी वो गुफाओं की दीवारों पर चित्रांकन करता था। तो हमारी जो चित्र परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन है, इस बात से ये सिद्ध होता है। फिर देखिए वस्तुओं से ये जो सारी वस्तुएं मिली हैं प्रागैतिहासिक काल में, इन कलाओं के उदाहरणों में ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है कि हमारी जो प्राचीन कला है वो आदि मानव के समय से ही विद्यमान है, कहने का मतलब ये है। फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था ना, उस समय भी काफ़ी कला का कार्य हुआ था, मतलब उस समय के काफ़ी उदाहरण मिले हैं। वस्त्र, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, ये सब बनाते थे लोग, और लोग उस समय अपने घरों को इन चीज़ों से सजाते थे, अपने घरों के जो फर्श हैं उन पे भी अलंकरण करते थे। तो ये प्राचीन कला के ही सारे उदाहरण हैं। रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए सारी कलाकृतियाँ बना करके और स्थानीय बाजारों में बेचते थे भी लोग। उस समय स्थानीय बाजार होते थे जिनको हाट बाजार कहते हैं, तो वहाँ पर लोग अपने हाथों से चीज़ें बना करके बेचते थे और उनसे जो उनको पैसा प्राप्त होता था उससे उनका दैनिक जीवन है जो दिल्ली का जो जीवन है वो व्यतीत होता था, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय स्वरूप हो गया प्राचीन कला का। फिर 19वीं एवं 20वीं सदी में कला का स्वरूप, तो आपको पता ही है 19वीं एवं 20वीं सदी जो आधुनिकता का समय था, आधुनिकता आ गई थी, तो उस समय की जो कला है, जो पारंपरिक कला है, उसका जो स्वरूप है वो भी आधुनिक हो गया था, कला में नयापन आ गया था। पश्चिमी देशों में भी इस कला परंपराओं का दृष्टिकोण विकसित हो गया था और पश्चिमी देशों का प्रभाव है वो हमारे देश में भी हावी हो गया था। तो कला का एक नया स्वरूप, एक न्यू फॉर्म है वो विकसित हो गया था। तो 19वीं 20वीं सदी में हमारे क्षेत्र की जो कला है उसमें क्या हो गया था, आधुनिकता दिखाई देने लगी थी। उसके बाद में हम बात करें अगर स्वतंत्रता के बाद की कला का, तो स्वतंत्रता के बाद भी जो कला है वो बन गई थी व्यावसायिक कला, एकदम से व्यवसाय के ऊपर आधारित हो गई थी। मतलब आज के समय में देखो तो व्यवसाय कला, कला किसी भी प्रकार का, किसी के पास अगर हुनर है, किसी भी प्रकार की कोई कला है तो वो एक व्यवसाय का रूप ले लिया है उसने, व्यवसाय किया जाता है। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हस्तकला उद्योग के पुनर्जीवन ने स्थान बनाया। कला का क्षेत्र व्यवसाय उत्पादन के लिए संगठित होने लगा। मैंने अभी आपको बताया कि कला के स्वरूप ने व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लिया था। लगातार चलते प्रयोगों से कला ने इस काल में बेजोड़ पहचान प्राप्त कर ली। कला ने
बेजोड़ पहचान प्राप्त कर ली। तो स्वतंत्रता के बाद की जो कला है वो एकदम से व्यावसायिक हो गई थी। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो कला है वो आधुनिकता आ गई थी, उसमें नया आधुनिक स्वरूप सामने आया। सिंधु घाटी सभ्यता का आपने देख ही लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें उस काल में किस प्रकार के चित्र बने थे। प्रागैतिहासिक काल का हमने देख ही लिया, तो हमने अलग अलग प्रकार से अलग अलग युग के अनुसार कला में जो परिवर्तन हुआ उसके हिसाब से इसमें देखा है। फिर आगे देखिए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल की 19वीं-20वीं सदी के काल की कला में कैसा स्वरूप हुआ, कैसा परिवर्तन, और स्वतंत्रता के बाद की कला। उसके बाद हम देखते हैं भारत की कला परंपराएं और हस्तकलाएं इस देश की विरासत का परिचय करवाती है कि हमारी जो कला परंपराएं हैं, जो हस्तकलाएं हैं, वो हमारे देश की विरासत का परिचय करवाती है। हमारी प्राचीन कलाओं से हमें हमारी देश की विरासत का परिचय मिलता है, जिसका इतिहास 5000 वर्षों से भी पुराना है। तो इस प्रकार से पारंपरिक जो कला है उसका हमने परिचय पढ़ा है। और अभी जो प्रमुख चित्र परंपराएं हैं उनसे हम परिचित होंगे कि कौन सी, मतलब कौन से राज्य की कौन सी चित्र परंपरा है। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और देखिए, सबसे पहले बिहार की जो कला है उसको मिथिला या मधुबनी चित्र परंपरा कहते हैं। बिहार की कला को मिथिला या मधुबनी चित्र परंपरा कहते हैं। फिर महाराष्ट्र की कला को वारली या वर्ली भी लिख सकते हो आप, वारली या वर्ली कला परंपरा कहते हैं। और फिर देखिए, बिहार की हो गई है, महाराष्ट्र की हो गई है, और उत्तरी गुजरात की जो कला है उसको क्या कहते हैं, पिथोरा चित्र परंपरा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की कला को भी क्या कहते हैं, पिथोरा चित्र कला परंपरा। ठीक है। उसके बाद में देखिए, राजस्थान की कला पाबूजी की फड़ है एक तो, और एक है नाथ द्वारा की पिछवाई पेंटिंग। पाबूजी की फड़ और नाथ द्वारा की पिछवाई पेंटिंग। मध्य प्रदेश की गोंड और सवारा चित्र परंपरा, गोंड और सवारा चित्र परंपरा। उड़ीसा और बंगाल की है पट्टचित्रण, उड़ीसा और बंगाल की है पट्टचित्रण। ठीक है। अब देखिए, इनमें से ऐसे दे दे कि मिथिला यानी मधुबनी चित्र परंपरा वो कहाँ की है, तो बिहार की है। आपको ये जवाब देना होगा। इन कलाओं के नाम दे करके राज्य के नाम पूछ सकते हैं। वर्ली पेंटिंग है वो कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। फिर अगर पूछे कि पिथोरा कहाँ की है, तो उत्तरी गुजरात की और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों की है। फिर पूछे कि पाबूजी की फड़, तो राजस्थान की है, आप जानते ही हो। नाथ द्वारा की पिछवाई पेंटिंग उदयपुर वाली, ये भी राजस्थान की है। मध्य प्रदेश की पूछे तो आएगी गोंड या सवारा। और अगर पूछे उड़ीसा और बंगाल की तो आएगी पट्टचित्रण। तो ये जो कला परंपराएं हैं, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में देखने को बच्चों। और इनमें से आप दोनों तरीके से याद रखोगे। अगर बिहार की पेंटिंग पूछ लेना तो आपको ये नाम याद रखना, मधुबनी या मिथिला। इधर से अगर घुमा फिरा के कैसे भी पूछे कि मधुबनी या फिर मिथिला नाम दे दे, एक ही बात है, तो ये बिहार की है। ऐसे राज्य के भी याद रखने हैं और कौन से राज्य में कौन सी चित्र परंपरा थी वो भी आपको याद रखना है। फिर इन कला परंपराओं में से हम कुछ की विवेचना करेंगे, यानी कुछ का हमें वर्णन है वो करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने परिचय पढ़ा है और प्रमुख चित्र परंपराओं के नाम हमने पढ़े हैं। कौन सी चित्र परंपरा वो कौन से राज्य में है वो हमने पढ़ा। ये बातें हैं ना, जो प्रमुख चित्र परंपराएं हैं राज्य के हिसाब से, ये हमें हमेशा काम आती है। ये सामान्य जानकारी है, ये हमारा सामान्य ज्ञान है। ठीक है। इन चीज़ों को तो आपको हमेशा याद रखना है। और अभी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1% आपको पक्का मिलेगा। आप देख लेना, चाहे तो आप कॉपी पेन लेके ये सारे नोट्स हैं वो नोट कर लेना। आप बच्चों बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन बुक में आपने नोट की होगी एक बात कि आप जब भी चैप्टर पढ़ते हो तो लैंग्वेज आपको काफ़ी हार्ड लगती है। उसी लैंग्वेज को मैंने सरल बनाया, बाकी है बुक वाला ही है सारा, वहाँ से कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में हम बुक को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बुक भी रीड करनी चाहिए
आपको ये नोट्स भी पढ़ने हैं और इसके बाद में एक पार्ट और आएगा थ्योरी का और फिर एक पार्ट आएगा छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। 3 पार्ट में हमारा ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें और आगे भी आप अपने किसी भी कोई भी आपका जो भी साथी 12th क्लास के कोई भी बच्चा है आपके संपर्क में, तो आप इसको शेयर करें क्योंकि उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लेकिन आपको ये नोट्स ज़रूर बनाने हैं और ये नोट्स पढ़ने भी हैं और ध्यान से आपको सुनना भी है। सारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। आगे का जो पार्ट है वो कल मिलेगा आपको और उसके बाद छोटे क्वेश्चन का एक पार्ट आपको और मिल जाएगा। धन्यवाद।